डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस लाइव पे स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जिसको बोलते हैं त्रिविम ज्यामिति। और आज के इस वीडियो में जो त्रिविम ज्यामिति है उसके जो बेसिक है उसके बेसिक को अच्छे से कवर कराया जाएगा। और बेसिक को अच्छे से कवर कराने के बाद जो प्रश्नावली 11.1 है उसके भी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर। तो अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आई हार्डली रिकमेंडेड कि सबसे पहले आप लोग जाओ वेक्टर की पढ़ाई करो यार, क्योंकि देखो बिना वेक्टर को पढ़े आप प्रश्नावली 11.1 के सारे क्वेश्चन को या 11.1 उनको छोड़ दो यार। जो 3D है ना, 3D को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि 3D में वेक्टर वेक्टर आएगा और अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कम समझ में आएगा। क्योंकि जो रेखा होता है, रेखा जो होता है बिल्कुल वेक्टर के जैसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ आप उसको पढ़ो। ठीक है, और अगर आप क्लास 12th मैथमेटिक्स का आप लोग कोई अन्य चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट पर सारे चैप्टर के वीडियो क्रम से करके अवेलेबल है, तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और यार अभी 2-3 दिन पहले मैं आया था लाइव और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाइए, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 3D पढ़ाइए। तो यार मैंने फाइनली चुना कि पहले 3D पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद 3D के बाद जो चैप्टर है उसको पढ़ा दिया जाए, फिर पढ़ाया जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ऐसा इसलिए चुना क्योंकि जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और वो मैथ में पास होना चाहते हैं, 70-80 नंबर लेके आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उस सीरीज में 1 से लेकर 13 चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर के एक वीडियो बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 13 वीडियो हो जाएगा। तो उसमें जो पहला सीरीज रहेगा और वही सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे जो सीरीज में बनाऊंगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें जो पहला सीरीज रहेगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पहले उन लोगों को पढ़ा दूं, नहीं तो अभी वो भी सीरीज उसी में पहले रिलेशन एंड फंक्शन रहता, ये भी रहता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको पढ़ा दिया जाए क्रम से सारे वीडियोस को, फिर आप लोगों को इधर पढ़ा दिया जाए और इधर पढ़ाने के बाद फिर चलेंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पे। वैसे तो लोग कहते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली में जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको मैं इतना आसान बना दूंगा कि हमारे पास जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर में सबसे आसान वही हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू किया 3D। और हाँ यार, आप लोग जानते हो कि मेरे पास एक और चैनल है टेक्निकल आईसीएस के नाम से, जिस पर हमारे जितने भी स्टूडेंट हो सारे लोग जा करके उसको सब्सक्राइब नहीं करे हो। क्योंकि यार अगर सभी लोगों ने सब्सक्राइब करा होता तो यहां पर हमारे साथ 14-15 हजार लोग हो, और उस चैनल पे सब्सक्राइबर जानते हो कितने, 127 सब्सक्राइबर अभी तक है यार। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, तो जिन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग जाओ सर्च करो टेक्निकल आईसीएस चैनल आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आप ही लोगों के सहारे, मतलब मैं जितना मेहनत कर रहा हूं सब आप लोगों को दे रहा हूं यार। तो कम से कम आप लोग इतना भी तो करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद मैं एक चैनल और स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अभी आप लोग इंटर में हो। इंटर के बाद आप लोग कुछ ना कुछ तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करोगे या तो रेलवे की करोगे या तो किसी की करोगे। ठीक है, तो उसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को मैथ, और उस चैनल पे आपको मैथ में 0 से हीरो बनाया जाएगा कंपैरेटिव लेवल के मैथ को। ठीक है, तो उस चैनल पर अभी ये भी वीडियो नहीं पड़ा है, चैनल बन चुका है। जब मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा तो उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग जाइएगा उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो त्रिविम ज्यामिति है उसके बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो त्रिविम ज्यामिति है वो बिल्कुल वेक्टर से के जैसा है, तो दोनों को मैं रिलेट करते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए चलूंगा, जिससे कि ये चीजें और ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाओ। देखो यार, अभी तक क्या होता था कि अभी तक हम लोग पढ़ के आए थे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन माने क्या, द्विविमा। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन, जिसको बोलते हैं 3 विमा। द्विविमा में 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। लेकिन त्रिविमा में 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी तक 2 विमा हम लोग पढ़ के आते थे, तो 2 विमा में क्या होता था कि किसी पॉइंट को निरूपित करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता था। क्योंकि मान लो ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट को निर्देशित करने के लिए किसी न किसी अंक की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश प्लस अंक। निर्देश माने क्या, निर्देशित करने के लिए, अंक माने अंक की आवश्यकता। तो किसी भी पॉइंट को निर्देशित करने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं निर्देशांक। तो मान लो ये पॉइंट है, इसको निर्देशित करना है, तो मान लो निर्देशित करने के लिए 2 पॉइंट है, 3, 4, तो इसी को बोलते हैं निर्देशांक।
तो हर पॉइंट का निर्देशांक होता है। अगर वो द्विविमीय में है, जैसे मान लो ये दो विमा में है, तो दो विमा में उसके निर्देशांक x होते हैं और y होते हैं। लेकिन अगर ये तीन विमा में होता तो उसके निर्देशांक x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों से होते हैं। जैसे मान लो ये एक तीन विमा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये एक z अक्ष है। ये एक तीन विमा है और इस तीन विमा में किसी भी पॉइंट को निर्देशित करने के लिए, ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक हो जाएगा वो तीनों अक्षों में हो जाएगा। इसमें x भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा। देखो ये एक x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दिख नहीं रहा होगा कि ये लंबवत है। तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। और लेकिन जो ये फिगर बना हुआ है ये है 3 डायमेंशनल, सॉरी ये 3 डायमेंशनल है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है। तो जब भी 2D में यानी द्विविमा में तीन को डालते हैं तो कभी भी वो नहीं जाता है, लेकिन तीन विमा में अगर द्विविमा को डाला जाए तो वो बहुत आराम से चला जाता है। जैसे मान लो 1 रुपए का जो सिक्का है वो क्या है, 2 विमीय है, लेकिन जो गेंदा है वो 3 विमा है, त्रिविमीय है। तो अगर गेंदा को सिक्के में डाला जाए तो क्या जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यार, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अगर सिक्के को गेंदा में डाला जाए तो क्या जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिक्का 2 विमा है और गेंदा क्या है, 3 विमा है। तो द्विविमीय वाला चीज त्रिविमीय में चला जाएगा, लेकिन 3 विमा वाला चीज द्विविमा में नहीं जाएगा। तो ये बोर्ड हमारा है द्विविमीय, लेकिन ये है त्रिविमीय, इसलिए यहां पर ये परस्पर लंबवत है, ऐसा देख के नहीं लग रहा है। चलो छोड़ो इसको। आपने जो घर का कोना होता है उसको तो देखा है, आपके घर में जो कोना है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर देखोगे 3 लाइनें दिखेंगी। वो तीनों लाइनें जो है एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तो उसी अक्ष की बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं त्रिविमीय। तो कोना से ये घर का रूम बन गया और रूम क्या है, त्रिविमीय है। ठीक है, तो इस त्रिविमीय में किसी पॉइंट को निर्देशित करने के लिए किसी पॉइंट का निर्देशांक तीनों अक्ष में होता है, x y z। तो मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये हो गया इस पॉइंट का निर्देशांक। ठीक है, खासकर इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रेखा के बारे में, और इसको जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर के बारे में। देखो रेखा और वेक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन सिर्फ एक दिशा में होता है, लेकिन रेखा में क्या होता है, रेखा का डायरेक्शन दोनों दिशाओं में होता है। और रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर 2 पॉइंट है तब भी रेखा बनेगा, 2 से अधिक पॉइंट है तब भी रेखा बनेगा। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट से तो रेखा बनेगा नहीं। रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है और दोनों को मिलाएंगे तो देखो एक रेखा बन गई। अगर हमारे पास 3 पॉइंट होता तब भी रेखा बनती, 4 पॉइंट होता तब भी रेखा बनती, लेकिन एक रेखा को बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होनी चाहिए। अगर 2 पॉइंट नहीं है तो रेखा का निर्माण कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब रेखा में क्या होता है कि रेखा का डायरेक्शन दोनों तरफ होता है। मतलब अभी ये जो रेखा है वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो डायरेक्शन इधर भी होता है, इधर भी होता है। लेकिन वेक्टर के साथ ये नहीं होता है। वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है सिर्फ एक दिशा में होता है, इसलिए वो वेक्टर है और इसीलिए ये रेखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये पॉइंट है जिसका नाम मान लो ये है, तो अगर मैं कहूं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ गया है वेक्टर वाले चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट की स्थित सदिश होती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक पॉइंट है ये, तो पॉइंट ये की अगर हम बात करें स्थित सदिश की, तो ये पॉइंट की स्थित सदिश क्या होगी, तो ये हो जाएगी OA। इसका ये मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट है इसका डायरेक्शन O से A की तरफ है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है वो ये, इसका मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन O से A की तरफ है। लेकिन अगर ये मान लो ये मूल बिंदु है, तो यहां पर OA एक रेखा बन रहा है। तो रेखा को चाहे OA लिखो चाहे AO लिखो, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, दोनों तरफ होता है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो ये जो पॉइंट ये है, इस पॉइंट की स्थित सदिश, हाँ मैं आपको एक चीज बताऊं यार, देखो हम लोग जो वेक्टर पढ़ के आए थे, तो किसी वेक्टर के पास क्या होता था, दिक् अनुपात होता था, और क्या होता था, दिक् कोसाइन होता था। दिक् कोसाइन माने क्या, दिक् कोज्जा होता था। वैसे ही अगर कोई रेखा है तो रेखा के पास भी क्या होता है, दिक् कोसाइन होता है, और क्या होता है, दिक् कोज्जा होता है। रेखा के पास दिक् कोसाइन और दिक् कोज्जा होता है, और वेक्टर के पास भी क्या होता है, दिक् कोसाइन और दिक् कोज्जा होता है।
बिल्कुल दोनों का निकालने का तरीका सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है। तो पहले हम लोग वेक्टर के बारे में समझ क्या लेते हैं, आप लोग पहले से जानते ही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं, समझे। तो जैसे मान लो ये क्या OA वेक्टर है, अगर OA वेक्टर की वैल्यू हमको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2i कैप 3j कैप और 5k कैप। तो अगर किसी पॉइंट का हमको निर्देशांक मालूम है तो यहां से हम उसकी स्थिति सदिश निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमको स्थिति सदिश मालूम चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहूं वेक्टर OA का दिक् अनुपात क्या होगा, तो दिक् अनुपात बहुत ही सिंपल है, ये और ये और ये क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा। इट मींस इसको मान लो ये A बराबर क्या हो गया 2, इसको मान लो B बराबर क्या हो गया 3, इसको मान लो C बराबर क्या हो गया 5। यानी ये जो वेक्टर OA वेक्टर था इसके 3 दिक् अनुपात हो गए, 2, 3 और क्या 5। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वेक्टर का दिक् अनुपात निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है। ये वेक्टर है, अगर इसका दिक् अनुपात चाहिए तो क्या करो, I के पहले जो है, J के पहले जो है, K के पहले जो है, वही क्या होता था, दिक् अनुपात होता था। ये तो हो गया वेक्टर का दिक् अनुपात। लेकिन अगर सवाल में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, समझो पहले, अगर कोई एक पॉइंट दिया है, उस एक पॉइंट का अगर निकालना दिक् अनुपात तो कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये A पॉइंट है, अगर इसका दिक् अनुपात निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको मूल बिंदु से मिला दोगे, तो ये OA एक रेखा बन जाएगी। क्योंकि यार जब तक वो रेखा रहेगा नहीं फिर दिक् अनुपात निकालोगे कैसे, क्योंकि किसी बिंदु का तो दिक् अनुपात होता नहीं है, जो दिक् अनुपात होता है वो किसी न किसी रेखा का होता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो वेक्टर होता है उसका भी दिक् अनुपात होता है, जो रेखा होता है उसका भी क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। तो ये वेक्टर था, इसका दिक् अनुपात तो निकाल लिए। अब ये जो रेखा OA है, चाहे इसको OA लिखो चाहे इसको A लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका दिक् अनुपात चाहिए तो यार इसका दिक् अनुपात बहुत ही सिंपल है, यही जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट ही हो गया क्या, दिक् अनुपात। तो कह सकते हो दिक् अनुपात मान लो A, B और C है, तो ये बराबर क्या हो गया, ये पहला वाला माने 2, B बराबर दूसरा वाला माने 3, C बराबर तीसरा वाला माने क्या 5। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर कोई एक पॉइंट दिया है और कह रहा है कि उसका दिक् अनुपात निकालो, तो क्या करोगे, उसको मूल बिंदु से मिलाओगे तो एक रेखा OA बन जाएगी, और उस रेखा OA का जो दिक् अनुपात होगा वही तीनों बिंदु होगा, 2, 3, 5। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये किसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है जब खाली एक पॉइंट दिया रहेगा तब। अगर 2 पॉइंट दिया रहे, जैसे यहां पर क्या है, एक पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट दिया है तो पॉइंट का तो दिक् अनुपात होता नहीं है, दिक् अनुपात होता है रेखा का। तो इसको रेखा बनाने के लिए मैंने इसको मूल बिंदु से मिला दिया, ठीक है। तो यही जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, दिक् अनुपात आ गया। लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते और दोनों के निर्देशांक मालूम होते, तब उसका दिक् अनुपात कैसे निकालते। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है B, और ये इसको मिलाएंगे तो ये रेखा AB बनेगा। तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। अब इसका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने सीखा अगर एक पॉइंट दिया है तो वेक्टर वाला तो जानते ही हो, एक पॉइंट दिया है तो रेखा OA बनेगी, उसका दिक् अनुपात क्या होगा, वही पॉइंट ही क्या हो जाएंगे, उसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो फटाफट यहां बात कर लेते हैं दिक् कोसाइन की, इसको बोलते हैं दिक् कोज्जा। तो हम लोग जानते हैं दिक् कोज्जा वो किससे लिखते हैं, यल से लिखते हैं, यम से लिखते हैं और यन से लिखते हैं। अच्छा, ये दिक् कोज्जा क्या होती है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर में क्या होता था, दिक् कोज्जा क्या होती थी। तो मान लो ये वेक्टर OA है, OA वेक्टर है, तो ये जो OA वेक्टर है वो x अक्ष से कुछ कोण बना रहा है, मान लो अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष से भी कुछ कोण बना रहा है, मान लो ये बीटा कोण बना रहा है, z अक्ष से भी कुछ कोण बना रहा है, मान लो गामा कोण बना रहा है। यानी ये वेक्टर OA x अक्ष से अल्फा कोण, y अक्ष से बीटा कोण, z अक्ष से गामा कोण बना रहा है, ठीक है। तो अगर इन्हीं अल्फा के पहले, अल्फा बीटा और गामा के पहले अगर हम कॉस लगा दे तो इन्हीं को बोलते हैं दिक् कोसाइन या दिक् कोज्जा। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, दिक् कोसाइन है या दिक् कोज्जा है। इसको किससे लिखते हैं, यल या यन से लिखते हैं। यल बराबर क्या हो जाता है, यल बराबर हो जाता है कॉस अल्फा, यम बराबर हो जाता है कॉस बीटा और यन बराबर हो जाता है कॉस गामा। ये सारी चीज आप वेक्टर में पढ़ के आए हो। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ax अपान a। ax माने क्या, x माने ये घटक, तो इस घटक को हम a से लिखेंगे हमेशा, इस घटक को हम b से लिखेंगे, इस घटक को हम c से लिखेंगे। तो ax अपान a माने यही 2/a
ए माने क्या, ये जो वेक्टर दिखा है इसका परिमाण, तो वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो रूट लगाते हैं और रूट लगाने के बाद इसका वर्क करके लिख देते हैं। तो मान लो इसकी जो वैल्यू वो ए है तो ये लिख दो, और बटा क्या करते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण कैसे निकालेंगे, तो 2 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो, 5 का वर्ग करो, यानी ए का वर्ग करोगे तो ये स्क्वायर आएगा, बी का वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, और सी का वर्ग करोगे तो सी स्क्वायर आएगा, और ये हो गया कॉस अल्फा की वैल्यू, यही हो गया यल की वैल्यू। अब देखो ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू यहां पे रखो, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, यहां पे रख करके इसको हल करो तो ये यल की वैल्यू आ जाएगी। यल माने क्या, कॉस अल्फा। वैसे अगर कॉस बीटा की वैल्यू निकालना होता तो पहले इसको लिखते बी बटा, फिर यही चीज रूट में, कॉस गामा की वैल्यू सी बटा, फिर यही चीज रूट में। तो ये तो दिक कोसाइन निकालते हैं वेक्टर के लिए, और इसको आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा है। लेकिन अगर रेखा रहेगा, केवल रेखा में एक ही बिंदु दिया रहेगा, तो उसका दिक अनुपात कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल देखो सेम फार्मूला यही है। फार्मूला यही माने क्या, यल यम एन इसमें भी होगा, यल माने कॉस अल्फा, एम माने क्या कॉस बीटा, और एन माने क्या कॉस गामा। फार्मूला वही होगा, ए बटा रूट में तीनों का वर्ग, ए स्क्वायर। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं यार, बहुत ही कमाल की बात यहां पर है, देखो जैसे यल बराबर क्या हो गया, कॉस अल्फा, छोड़ दो, जानते रहो कॉस अल्फा होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर इस वेक्टर का हमको एल की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां पर पहले ए को लिखा, इस ए को लिखा, इसके बाद क्या किया, ये जो वेक्टर था इसका परिमाण लिखा। तो वेक्टर जो ओए है, ओए का परिमाण, वेक्टर ओए का परिमाण क्या होगा, खाली ओए होगा, यानी सिंपली कह सकते हैं कि यहां पर ओए की वैल्यू रखी गई है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वैसे बिल्कुल यल बराबर भी क्या हो जाएगा, ये पहला वाला घटक, यानी क्या पहला वाला घटक मान लो ए है, तो ये और बटा क्या, ये दूरी ओए की दूरी चाहिए। तो देखो यार मैं आपको बताऊं ना, ये दूरी हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है। अच्छा ये दूरी ओए हम निकाल सकते हैं, इसको भूल जाओ, यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लो 2 पॉइंट, एक x1 और y1 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2 है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, d बराबर फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। लेकिन ये 2 बीमा के लिए होता था, अगर 3 बीमा की बात आएगी तो क्या होगा, यहीं पर Z भी रहेगा और यहां पर Z1 रहेगा, यहां पे Z2 रहेगा, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो अगर 3 बीमा में है तो किन्हीं 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला ये हो जाएगा। समझ पा रहे होगे नहीं, इसको चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो तब भी सही है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो तब भी सही है, इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करो तब भी सही है, किसी भी तरह लिखो, क्रम कोई भी रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 दिक कोजाएं होती हैं। हम पहले दिक कोजा की बात करें तो ये a है, ये b है, ये c है, तो a की वैल्यू क्या है, जो भी है यहां पे लिख दो, और बटा क्या इनके बीच की दूरी माने OA। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी का ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, और जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे ना तो डिस्टेंस को आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो d माने क्या डिस्टेंस, और यहां से लेके डिस्टेंस क्या है OA है, फिर रूट में देखो x2 माइनस x1, इसको x2 मान सकते हो, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का स्थान क्या होता है 0, 0, तो x2 माइनस x1, इसको x2 मान सकते हो, इसको x1 मान सकते हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x2 इसको मान लो x2 माइनस 0, x1 मान लो 2 को, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे प्लस कर दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये y2 है, ये y1 है, यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है, प्लस कर दो, z2 माइनस z1, z2 माने क्या ये 0 में से 5 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा OA बराबर, देखो जैसे मान लो यहां पर क्या है 2 3 5, मान लो ये ABC होता तो यहां पर क्या हो जाता A, यहां पर क्या हो जाता B, यहां पर क्या हो जाता C, तो ये हो जाएगा, घटाओगे तो A आएगा, वर्ग करोगे तो A स्क्वायर, घटाओगे B आएगा, वर्ग करोगे B स्क्वायर, घटाओगे C आएगा, वर्ग करोगे आएगा C स्क्वायर।
तो OA की वैल्यू क्या आ गई, वही आ गई रूट में A² प्लस B² और प्लस C²। समझ पा रहे हो कि नहीं। और यम की वैल्यू क्या आएगी, यम बराबर कॉस बीटा, और फॉर्मूला क्या आएगा, यहां पर जो लिखा है सेकंड वाला B बटा यही वाला पूरा नीचे लिख दो। एन की वैल्यू क्या आएगी, C बटा, सी माने ये वाला पॉइंट, C बटा यही वाला पूरा फिर इसके नीचे। ठीक है, तो जैसे आप देखो वेक्टर के लिए भी दिक् कोसाइन निकालने का यही फॉर्मूला लगाते हो, सेम फॉर्मूला ये लगाते हो। यही सेम फॉर्मूला किसी रेखा में अगर कोई एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट के लिए दिक् कोसाइन निकालने के लिए यही काम करोगे। तो सिंपली कह सकते हो अगर कोई पॉइंट दिया है तो दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, वही पॉइंट दिक् अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, और दिक् कोसाइन क्या होगा, दिक् कोसाइन निकालने के लिए 3 दिक् कोसाइन होते हैं। पहला निकालने के लिए 2 बटा रूट में इनका वर्ग करके भाग कर दोगे, वो यल आ जाएगा। ऐसे यम का मान निकाल सकते हो और ऐसे ही आप निकाल सकते हो यानी कि पहलू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट यहां पर जो बताएगी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गया एक पॉइंट के लिए कि अगर एक पॉइंट दिया है तो उसके लिए कैसे निकालोगे दिक् कोज्या और दिक् अनुपात। लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया है तो उसके लिए कैसे निकालोगे दिक् कोज्या और दिक् अनुपात। तो इसको आइए समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लो ये एक्स अक्ष वाई एक जेड अक्ष है, यहां पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है जिसका निर्देशांक मान लो x1 है, कामा y1 है और कामा z1 है। एक पॉइंट और है जिसका निर्देशांक मान लो x2, कामा y2 और कामा क्या है z2 है। जो ये पहला वाला पॉइंट है इसको मान लो a, जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको मान लो b। ठीक है, तो अगर यही चीज वेक्टर में दिया होता, वेक्टर में अगर 2 पॉइंट दिए होते और हमको निकालना होता दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, तो वहां पे क्या करते, सबसे पहले निकाल लेते हैं OA की वैल्यू। समझो पहले वेक्टर वाला समझा रहा हूं, फिर अभी वेक्टर में जैसे आप समझोगे फटाफट ये भी समझ जाओगे। वेक्टर में क्या करते थे, दोनों को भिड़ा रहे हैं, मतलब लॉजिक भिड़ा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है OA, तो OA की वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले OA वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते थे। कैसे निकालेंगे, तो x1 i कैप और उसके बाद y1 j कैप और प्लस ये क्या है z1 k कैप। और फिर क्या करते थे, वेक्टर OB की वैल्यू निकालते थे। OB वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलता था, तो ये x2 i कैप फिर y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। एक्चुअली में करना क्या है, दोनों इसको छोड़ दो, हम क्या करते हैं, हमको निकालना है इन 2 बिंदुओं की दिक् कोसाइन। इन 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो वेक्टर भी बन सकता है और रेखा भी बन सकता है। रेखा तो चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, बात एक ही है। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर अगर आप ए बी बोलोगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, बी ए बोलोगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ए बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर होता था ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, चलो वेक्टर OB की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा OB की वैल्यू है x2 i कैप और ये है O2 j कैप और ये क्या है z2 k कैप, इतना माइनस OA वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरा है x1 i कैप y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। फिर क्या करते हैं, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, ए बी वेक्टर बराबर, थोड़ा इधर लिखते हैं, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से क्या होगा, ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। जब इसमें से इसको घटाओगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। हटा दो ये सब। इसमें से जब ये घटाओगे तो आई कैप दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। तो आई कैप क्या हो जाएगा, कॉमन, और आई कैप जब कॉमन हो जाएगा तो यहां x2 बचेगा, यहां x1, यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, फिर प्लस इसमें से घट जाएगा ये वाला, तो यहां पर j कैप कॉमन ले लो, तो j कैप कॉमन ले लो, तो यहां पर y2 माइनस y1 बचेगा।
y2 माइनस y1 और प्लस इसमें से ये घटाओगे तो सेम वैसे ही आएगा, k कैप हो जाएगा बाहर और बचेगा अंदर z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा k कैप। समझ पा रहे हो? देखो ये जो मिला ये वेक्टर av की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और वेक्टर av की वैल्यू मिल गई तो इस वेक्टर का दिग अनुपात क्या होगा? यही वाला a बराबर क्या हो गया? x2 माइनस x1, b बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 और c बराबर क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जो वेक्टर ab है, ab इस वेक्टर का जो दिग अनुपात है वो क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। वैसे ही ये जो रेखा ab बनेगा तब तो ध्यान से वैसे ही जो रेखा AB बनेगा इसके भी दिग अनुपात होंगे और दिग अनुपात वही होगा ABC, A, B और C। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं और आपको यही फॉर्मूला लगा करके दिग अनुपात को फाइंड करना है। कैसे निकालोगे दिग अनुपात? बिल्कुल समझो, जब भी रेखा की बात आएगी तो सारा काम वेक्टर के जैसा ही होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम AB का दिग अनुपात निकालें तो पहले क्या करेंगे? x2 में से x1 को घटा देंगे तो x2 माइनस x1। दूसरा दिग अनुपात निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और तीसरा दिग अनुपात निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। ठीक है, तो इस तरह जो रेखा AB है उसके दिग अनुपात निकल चुके हैं। ठीक है, अब दिग अनुपात निकल चुका है तो अब कैसे निकालोगे दिग कोसाइन? तो दिग कोसाइन निकालने का बिल्कुल वही फॉर्मूला, L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर a बटा माने क्या? ये x2 माइनस x1 है, ये a है और बटा क्या? यहां पर तीनों क्या स्क्वायर का वर्ग, तो यहां पर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वैसे अगर यम की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये वाला और बटा इन तीनों का स्क्वायर रूट में, फिर ऐसे n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सेम अगर रेखा है और रेखा के लिए दिग अनुपात निकालना चाह रहे हो तो दिग अनुपात का भी यही फार्मूला होता है। एक का बाजार है, यल बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर ए माने क्या? x2 माइनस x1 और बटा क्या करोगे? इनके बीच की दूरी निकाल लोगे कि बटा इनके बीच की दूरी चाहिए और इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे तो वही आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, वही निकालोगे, मतलब जो यहां पर आ रहा है ना और बीच की दूरी निकालोगे तो वो भी यहीं पर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे रेखा का दिग अनुपात दिग कोसाइन निकालते हो वैसे इसका भी दिग अनुपात दिग कोसाइन निकालोगे। इतनी बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे संरेख की। जैसे क्या होता था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दे रहे थे, जैसे जब आप वेक्टर पढ़ते थे, देखो वेक्टर में क्या होता था कि जब पॉइंट रहता था तो उस पॉइंट को हम लोग वेक्टर बना लेते थे, लेकिन यहां पर क्या करना है? पॉइंट को हमको वेक्टर नहीं बनाना है। जैसे इसका नाम है त्रिविम ज्यामिति, तो यहां पर पॉइंट तो होगा ही, पॉइंट माने क्या? पॉइंट का निर्देशांक तो ही होगा ही, लेकिन हमको पॉइंट का जो निर्देशांक होगा उसको हमको वेक्टर नहीं बनाना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमको उसको पॉइंट में ही करके लगाना है। तो अगर पॉइंट में ही दिया है तो दिग अनुपात कैसे निकालेंगे? अगर एक पॉइंट दिया है तो कैसे निकालोगे दिग अनुपात दिग कोसाइन? समझ में आ गया होगा। अगर 2 पॉइंट दिया है तो दिग अनुपात दिग कोसाइन कैसे निकालोगे? ये भी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 पॉइंट दिया है और कह रहा बताइए 3 पॉइंट संरेख है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे 3 पॉइंट संरेख हैं कि नहीं है? तो देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो अगर वेक्टर के रूप में दिया होता तो सबसे पहले हम निकाल लेते ए बी वेक्टर की वैल्यू। कैसे निकालते? तो इसके लिए पहले हमको ओ ए की वैल्यू निकालना पड़ता, फिर ओ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना पड़ता, फिर ओ सी की वेक्टर की वैल्यू निकालना पड़ता। और ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते? ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। तो इस तरह निकल जाता है ए बी वेक्टर की वैल्यू। फिर निकालते हैं बी सी वेक्टर की वैल्यू। अब बी सी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो संरेख होने के लिए क्या चाहिए? संरेख होने के लिए ये चाहिए कि या तो दोनों सेम सेम होने चाहिए, क्योंकि देखो संरेख होने के लिए सिंपल है यार कि उनके संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो समांतर होने चाहिए। अगर कोई 2 वेक्टर समांतर है
तो क्या होगा, वो संरेख होगा, इस पे कोई भी शक नहीं है। अब समांतर कैसे होगा, तो समांतर तभी होगा जब उनके दिक् अनुपातों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये जो वेक्टर ये भी है, इसका दिक् अनुपात क्या होगा, a1, जो वेक्टर bc है इसका दिक् अनुपात क्या होगा, a2, फिर ये v1 अपान v2, फिर ये c1 अपान c2। ये बात नहीं समझ पा रहे हो क्या आप, समझा रहा हूं। देखो जैसे मान लो ए बी वेक्टर की जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता, मान लो a1 आ जाता, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। वेक्टर bc की वैल्यू आ जाता a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ठीक है, तो देखो यार अगर इनके दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर आता है तो इसका मतलब ये और ये समांतर है, समांतर है तो संरेख होगा, यानी क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर क्या, c1 अपान c2। अगर ये है यानी उनके दिक् अनुपातों का अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब ये समांतर है, समांतर है इसका मतलब दोनों क्या है, संरेख है। तो क्वेश्चन इज दैट ये तो हम वेक्टर के रूप में दिया रहा तब करते थे, लेकिन अगर वो वेक्टर के रूप में नहीं दिया है तब कैसे पता करोगे कि वो संरेख है कि नहीं है। तो देखो यार पता करने का बिल्कुल तरीका यही है। सबसे पहले ये देखो आप, यहां पर दो रेखाएं बनेंगी, एक रेखा ए बी बनेगी कि नहीं, तो बिल्कुल एक रेखा ए बी बनेगी और एक रेखा और बनेगी जिसका नाम है BC। तो रेखा ए बी बन जाएगी, रेखा BC बन जाएगी और रेखा ए बी का हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि दिक् अनुपात किसी रेखा का कैसे निकाला जाता है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है अगर 2 पॉइंट दिए हो तब। और वैसे ही BC का दिक् अनुपात निकाल लेंगे A2, B2 और C2। तो ये दिक् अनुपात इधर से ये निकल जाएगा, इसका दिक् अनुपात इधर से ये निकल जाएगा। अब क्या करना है, यही अगर तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो कहेंगे वो संरेख है। ठीक है, तो इस तरह जो सदिश त्रिविम सदिश है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और अगर आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो प्रश्नावली जो 10.4 है, 10.4 कह रहे हैं, जो प्रश्नावली 11.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली लगा सकते हो। तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला। देखो जो क्वेश्चन पहला दिया है यार वो ये दिया, कह रहा है एक रेखा है x अक्ष y एक z अक्ष के साथ 90, 135 और 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये रेखा है और x अक्ष y अक्ष से कितना कोण बना रही है, x अक्ष से जो कोण बनाती है उसको अल्फा बोलते हैं, y अक्ष से बीटा बोलते हैं, z अक्ष से गामा बोलते हैं। ठीक है, तो जो x अक्ष से कोण बना रही है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री। जो y अक्ष से कोण बना रही है वो कितना है, 135 डिग्री, और जो z अक्ष से बना रही है वो है 45 डिग्री। तो कह रहा दिक् कोसाइन निकालो। तो वेरी सिंपल, दिक् कोसाइन क्या होता है, तो कह सकते हो रेखा का दिक् कोसाइन, रेखा का दिक् कोसाइन, और किसी रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है वो क्या होता है, यल यम यन। एल बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा यम बराबर एन बराबर कॉस गामा। देखो ये तो तब लगाओगे जब कोण दिया रहेगा तब, लेकिन अगर एक बिंदु का निर्देशांक दिया होता तब कैसे निकालोगे आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर 2 बिंदु का निर्देशांक दिया होता तब कैसे निकालोगे ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो यहां पर अगर L बराबर कॉस अल्फा, तो यहां पर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 135 डिग्री, और कॉस गामा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। इसकी वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा दिक् कोसाइन, मतलब वो हो जाएगा क्वेश्चन पहले का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे का। क्वेश्चन दूसरा आप कैसे लगाओगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। एक रेखा है उसका निकालना है हमको दिक् कोसाइन जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। समझ पा रहे हो, एक रेखा है उसका हमको दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन माने क्या, अरे हमको निकालना है यल यम यन। एल माने क्या, कॉस अल्फा, एम माने क्या, कॉस बीटा, एन माने क्या, कॉस गामा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि जो रेखा है वो निर्देशाक्षों माने क्या, उसके अक्षों से क्या बना रही है, समान कोण बना रही है। तो यानी अल्फा बीटा गामा तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है।
तो कह सकते हो कि अल्फा बीटा और गामा बराबर है, बराबर मान लो x की। यहां पर क्या हो जाएगा cos x, यहां पर cos x, यहां पर cos x, यानी तीनों जो दिक कोसाइन आए उनकी वैल्यू क्या है, सेम सेम है। ठीक है। और अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि अगर हमको दिक कोसाइन मालूम है और दिक कोसाइन का अगर हम और करके जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहां पर दिक कोसाइन क्या है, यल का वर्ग यल स्क्वायर, यम का वर्ग क्या होगा, यम स्क्वायर, और यन का वर्ग क्या होगा, यन स्क्वायर। अगर इन तीनों का वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ दे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। चलो यल की वैल्यू क्या है, यल बराबर है cos x, तो यहां पर हो जाएगा cos x, पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यम की वैल्यू क्या है, तो यम बराबर है cos x, तो यहां पर हो जाएगा cos x और हो जाएगा इसका स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस कर दो, n बराबर है cos x, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos x वर्ग करो बराबर 1। चलो इधर देख लेते हैं, एक 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 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x बराबर क्या 1, और cos स्क्वायर x बराबर क्या 1/3, और cos x बराबर ये रूट में हो जाएगा, 1 का वर्ग रूट 1 हो जाएगा, और 3 का निकालोगे तो क्या आएगा, रूट में 3 आएगा। ठीक है, ध्यान देना। और ये वर्गमूल निकाले हो तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखो cos x की वैल्यू आ गई इतनी, और cos x की वैल्यू यल है, cos x की वैल्यू यम है, cos x की वैल्यू ही गामा यन है, यानी यही तीनों दिक कोसाइन है। यल की वैल्यू भी यही है, यम की वैल्यू भी यही है, यन की वैल्यू भी यही है। ठीक है, तो आई होप कि जो क्वेश्चन पहला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में दूसरा जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में तीसरा की। कह रहा है यदि एक रेखा की दिक अनुपात, एक रेखा है उसका दिक अनुपात पहले से दिया है, यानी ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है दिक कोसाइन निकालो। दिक अनुपात दिया, दिक कोसाइन निकालना है। तो देखो जो पहली दिक कोसाइन हो जाएगी वो यल, दूसरी यम, तीसरी क्या हो जाएगी यन। यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बटा रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां ए बी सी क्या है, दिक अनुपात है। यम बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा रूट में यही माने क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा रूट में यही, बाकी एबीसी की वैल्यू दिया यहां पे रखो, और रखने के बाद अपने आप यल की, यम की और एन की वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। समझ पा रहे हो, यहां पे 3 बिंदु दिया है। मान लो 3 बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु क्या है, सी है। तो ये ए बी है और ये क्या है, पी सी है। तो रेखा ए बी, जो रेखा ए बी है इसका दिक अनुपात कैसे आप निकालोगे, ये पॉइंट तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी भी रेखा का दिक अनुपात कैसे निकालते हैं। फिर ए बी का दिक अनुपात निकाल लेना, फिर बी सी का निकाल लेना, और ए बी और बी सी का दिक अनुपात जब निकालोगे ना, निकालने पे जो आएगा तो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर रहेगा, तो कहोगे ये संरेख है। बस तो इस तरह ये लगा लोगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक त्रिभुज के भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाएं हैं, भुजाओं का क्या निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है। तो मान लो एक त्रिभुज है, ये देखो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज पे एक पॉइंट मान लो ये है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बी है, और थर्ड वाला पॉइंट वो क्या है, सी है। तो ये का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है, सी का निर्देशांक भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर रेखा जो AB है, इस रेखा AB देखो एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, और जब 2 पॉइंट दिए रहे तो उनके दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। हमको क्या करना है, जो त्रिभुज है इसके जो भुजाएं हैं उनके भुजाओं का दिक कोसाइन निकालना है। भुजाओं का दिक कोसाइन माने क्या, AB का दिक कोसाइन, AC का दिक कोसाइन और BC का दिक कोसाइन। तो ये AB पर 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनका दिक कोसाइन कैसे निकालना है आप लोगों ने अभी अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ के अभी हम लोग आए हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो BC है इसका भी निर्देशांक निकाल देना है, वैसे जो CA AC है उसका भी निर्देशांक हमको निकाल देना है। ठीक है, तो आई होप कि जो प्रश्नावली 11.1 है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है,
और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे उसी सीरीज के साथ जो कि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उसको देख लेते हो तो आप मैथ में 100 में 80-70 नंबर बहुत आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और हम लोग लाइव आने वाले हैं फरवरी के लास्ट से, और लाइव आएंगे। उस लाइव में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर को जो बच्चे कुछ रहेंगे उसको उसमें हम अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।